नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं और वक्त हो गया इस संडे की बड़ी स्टोरी का। शुरुआत हम करने जा रहे हैं आज की 3 बड़ी खबरों के साथ। तो सबसे बड़ी खबर तो किसान बिल से जुड़ी हुई, जो कि राज्यसभा में पास हो गया है। विपक्ष ने विरोध में संसद में जमकर हंगामा किया। संसद के अंदर से जो तस्वीरें आई वो दरअसल सही मायनों में लोकतंत्र को शर्मसार करने वाली तस्वीरें रही। वहीं दूसरी खबर पश्चिम बंगाल से आई। आतंकी साजिश की सुरंग का दरअसल खुलासा हुआ। एनआईए की गिरफ्त में आए आतंकी के घर में आतंक की सुरंग मिली। जी हाँ, ये तस्वीर बड़ी साजिश की ओर इशारा करती है। इसके डिटेल्स बस थोड़ी देर में हम आप तक पहुंचाएंगे। तीसरी बड़ी खबर नेपाल में चीन के अतिक्रमण से जुड़ी हुई है। पर चीन का कब्जा हो गया है। जी हाँ, जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में सबसे पहले बात हम चीन पर हुए इसी बड़े खुलासे की करेंगे। तो सोचिए जरा, कल तक जो ओली चीन का गुणगान कर रहे थे, अब उन्हीं के पांव के नीचे से जमीन चीन ने खींच ली है। आपको ये बता दें कि नेपाल के बड़े हिस्से पर अब चीन का कब्जा है। वहां उसने इमारतों का निर्माण भी किया है। और हमारी संडे की बड़ी स्टोरी में चीन की साजिशों से जुड़ा ये जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव। देखिए चीन पर जी न्यूज का ये सबसे बड़ा खुलासा। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली दिन रात चीन का गुणगान करते थे। चीन के बहकावे में आकर भारत को उकसाने वाली बातें करते थे। लेकिन आज उसी चीन ने नेपाल की जमीन हड़प ली। नेपाल की जमीन हड़पने की तस्वीर सामने आई तो नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की चाइनीज बोली भी खामोश हो गई। नेपाल की सीमा में चीन की सेना ने 1 नहीं 2 नहीं 9 इमारतों का निर्माण कर लिया है। ये तस्वीरें उत्तराखंड बॉर्डर से सटे नेपाल में हुमला जिले की है। यहां चीन की सेना अंदर तक घुस चुकी है। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब हुमला के सहायक मुख्य जिला अधिकारी ने स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के आधार पर 30 अगस्त से 9 सितंबर तक हुमला के लापचा लिमी क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्हें नेपाली जमीन पर चीन की बनाई हुई 9 इमारतें दिखाई दी। उनकी हैरानी इसलिए भी बढ़ी क्योंकि नेपाल की मीडिया रिपोर्ट में पहले एक ही बिल्डिंग का जिक्र था और निरीक्षण के बाद यहां 8 और सैन्य इमारतों का पता चला। चीन के इस अतिक्रमण पर नेपाल के गृह मंत्रालय ने नेपाल के विदेश मंत्रालय को विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। नेपाल का विदेश मंत्रालय चीन के सामने ये मुद्दा उठाने वाला है और नेपाल में चीन के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पर बैक ऑफ चाइना के नारे लिखे जा रहे हैं। बैक ऑफ चाइना का मतलब है चीन वापस जाओ। जी मीडिया ने पहले भी दिखाया था कि नेपाल से चीन से सटे 7 सीमावर्ती इलाकों में करीब 64 हेक्टेयर जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है। नई रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल के हुमला जिले में भी चीन ने कई इमारतों का निर्माण कर लिया है और ऐसे में नेपाल की जनता चीन के इस रवैये से जहां बेहद नाराज है, वहीं नेपाल के प्रधानमंत्री इस मसले पर कुछ भी कहने से बच रहे हैं। चीन के इस अतिक्रमण से साफ है कि नेपाल चीन के चंगुल में फंस चुका है। नेपाल में इतना दम नहीं कि वो अपनी जमीनों से चीन का कब्जा हटा पाए। नेपाल की भलाई इसी में है कि वो चीन का महिमा मंडन करना बंद करे। सच्चे दोस्त भारत का साथ दे, जिसने न सिर्फ मुश्किल वक्त में नेपाल का साथ दिया बल्कि चीन की हर साजिश पर मुंहतोड़ जवाब भी दिया। आतंकवाद हो या विस्तारवाद, भारत आज डटकर मुकाबला कर रहा है। आज दुनिया पर का भारत पर विश्वास और मजबूत हुआ है। दुनिया में जो बदलाव आया, विस्तारवाद के लिए चुनौती बन गया भारत। चीन को सिर्फ हिंदुस्तान पीछे हटा सकता है। 2020 में भारत ने यह पराक्रम कई बार दिखाया है। लेकिन लगता है कि चीन लद्दाख के बाद अब अरुणाचल प्रदेश में भी भारत के हाथों पिटना चाहता है। इसीलिए अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के करीब चीन दुस्साहस पर आमादा है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के पास एलएसी पर 6 विवादित इलाकों में जवानों की तैनाती बढ़ाई है। चीन अपर सुबनसिरी जिले के असापेला, लोंगजू, बीसा और माझा में तनाव के हालात पैदा करने की कोशिश में है। चीन ने अरुणाचल के बीसा में एलएसी के पास एक सड़क भी बना ली है। चीन की इस नई हरकत पर भारतीय सेना सतर्क है और अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के 4 संवेदनशील क्षेत्रों में दुश्मन को अपनी मौजूदगी का दमदार एहसास करा रही है। चीन की चुनौती से निपटने के लिए बॉर्डर पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है।
चीन भारत के खिलाफ एक के बाद एक कई मोर्चे खोलते जा रहा है। लगता है कि चीन शायद युद्ध चाहता है। अगर ऐसा है तो चीन अपनी गलतफहमी दूर कर ले, क्योंकि इस बार भारत की सेना वो सबक सिखाएगी कि शी जिनपिंग और उनके सैनिक फिर किसी पड़ोसी देश को परेशान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी जम्मू बॉर्डर से लेकर पश्चिम बंगाल तक देश विरोधी 2 साजिशों के खुलासे से जुड़ी हुई है। एनआईए को पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में आतंकी सूफियान के घर खुफिया सुरंग का पता चला है। तो आपको यह भी बता दें कि जम्मू में बीएसएफ ने इंटरनेशनल बॉर्डर यानी आईबी पर आतंकी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। इस दौरान बीएसएफ ने आतंकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश का भी पर्दाफाश किया है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। अल कायदा का टेरर टनल देखिए, आतंकी साजिश वाली सुरंग देखिए, ये देश को दहलाने वाली सुरंग थी। इस सुरंग की 2 एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सिर्फ जी न्यूज पर देख रहे हैं। इस सुरंग की पूरी कहानी, बड़ा खुलासा सुनिए। शनिवार को एनआईए ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और केरल के एर्नाकुलम में छापे मारकर अल कायदा नेटवर्क के कुल 9 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। अल कायदा के ये सभी आतंकी पाकिस्तान में अल कायदा के आकाओं के साथ संपर्क में थे और दिल्ली एनसीआर में बड़े हमले की योजना बना रहे थे। इन्हीं में से एक आतंकी अबू सुफियान के मुर्शिदाबाद स्थित रानी नगर वाले घर पर एनआईए की टीम ने जब छापा मारा तो एनआईए को इस सुरंग का पता चला। यह सुरंग 7 से 8 फीट गहरी है और आतंकी अबू सुफियान इसी सुरंग में हथियार और बम बनाने वाली दूसरी सामग्री छिपा कर रखता था। एनआईए के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इन आतंकियों के पास से बड़ी मात्रा में डिजिटल डिवाइस, जिहादी साहित्य, नुकीले और देसी हथियार भी बरामद हुए हैं। बंगाल में कहीं न कहीं जिला में इनका शेल्टर मिलता है। मुझे लगता है बंगाल की सरकार जानबूझकर इनको शेल्टर दे रही, क्योंकि इसी में उनका राजनीतिक हित है और इसका परिणाम यह है कि सारे देश और विदेश के जो टेररिस्ट है बंगाल में शेल्टर लेके बैठे हुए हैं। इससे पता चलता है बंगाल की सरकार इस मामले में सॉफ्ट है। एनआईए देश के अंदर के गद्दारों पर स्ट्राइक कर रही है। अल कायदा का नेटवर्क खत्म करने के मिशन पर है, तो वहीं बॉर्डर पर पाकिस्तान की साजिशों के खिलाफ बीएसएफ और भारतीय सेना शौर्य दिखा रही है। ये तस्वीर ध्यान से देखिए। पाकिस्तान की घुसपैठ वाली साजिश फेल, पाकिस्तान की ड्रग्स वाली साजिश फेल। बीएसएफ ने आतंकवादियों के खिलाफ दिखाया पराक्रम। डर के मारे उल्टे पांव भागे कायर आतंकवादी। ड्रग्स के ये पैकेट 1-2 नहीं, पूरे 62 हैं। हर एक पैकेट का वजन 1 किलो है। इनमें करोड़ों रुपए की हीरोइन है। इन ड्रग्स के पैकेट के अलावा बीएसएफ को आतंकियों से 2 पिस्टल, 3 मैगजीन और गोलियां भी बरामद हुई हैं। बीएसएफ ने इस सफल ऑपरेशन की जानकारी देश को दी। कल रात को करीब रात के 2 बजे 3-4 आदमियों का ग्रुप पाकिस्तान टेरिटरी में देखा गया। तो जब वो फेंस के पास में पहुंचे हैं तो बीएसएफ की पार्टी ने उनको चैलेंज किया। हमारी पार्टी ने भी जवाब दिया और जवाब में वो पाकिस्तान की तरफ से जो पार्टी आई थी वो भाग गई। पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में ड्रोन के जरिए भी हथियारों की नाकाम सप्लाई की कोशिश कर रहा है। हाल ही में राजौरी जिले में ऐसी ही एक घटना सामने आई थी। एलओसी के उस पार कई आतंकी लॉन्च पैड्स भी सक्रिय हैं। बीएसएफ इन खुलासों के बाद अब पाकिस्तान को प्रोटेस्ट नोट सौंपने की तैयारी में है। कोलकाता से पूजा मेहता और जम्मू से राजू केरनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी मोदी सरकार की 2 क्रांतियों से जुड़ी है। सबसे पहले बात कृषि क्रांति की करेंगे। राज्यसभा में किसानों से जुड़े 2 बिल ध्वनि मत से पास हुए। वहीं श्रम क्रांति से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि मोदी सरकार ने 29 श्रम कानूनों को बदल दिया। इसका सीधा फायदा यह माना जा रहा है देश के 50 करोड़ संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों और कामकाजी लोगों को होगा।
राज्यसभा में विपक्ष ने किसानों के हित से जुड़े 2 बिल के विरोध में कई दांव चले। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में पहुंच गए। टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन ने उपसभापति के सामने ही रूल बुक फाड़ दी। हंगामा कर रहे सांसदों ने आसन के सामने लगे माइक को तोड़ दिया, लेकिन अन्नदाताओं के खिलाफ संसद में रची गई हर एक कोशिश पर संविधान की स्ट्राइक हुई। राज्यसभा में कृषि सुधार से संबंधित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 और कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 ध्वनि मत से पास हो गए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को बधाई देते हुए एक बार फिर एमएसपी पर फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने की कोशिश की। मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। हालांकि विपक्ष के नेता शांत नहीं रहे और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ले आए। आज का दिन जैसे मैंने कहा काली स्याही से लिखा जाएगा और ये जो भी बिल पास हुआ है और जो कानून आएगा वो किसानों के हित के विरोध में है। बिल के विरोध की आवाजें पंजाब और हरियाणा की सड़कों पर भी सुनाई दी। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार बार बार एमएसपी की व्यवस्था जारी रखने का भरोसा दिला रही है, तो फिर किसानों को बहकाने का काम कौन कर रहा है? क्या बिचौलिए खत्म हो जाने से कांग्रेस, टीएमसी और अकाली दल जैसी पार्टियां बेचैन हैं? सीधे उनके आसन पर तक चले जाना और आसन तक जाना ही नहीं बल्कि आसन पर जाकर खड़े हो जाना, वहां पर जाकर रूल्स बुक को फाड़ डालना। जहां तक मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि संसदीय इतिहास में कभी ऐसी घटना न तो लोकसभा में हुई है न राज्यसभा में हुई। विरोध कितना भी हो, अन्नदाताओं को राहत पहुंचाने के लिए मोदी सरकार अपने फैसले पर अटल है और मजदूर तबके के लिए भी क्रांति की मशाल जला चुकी है। जी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी ये है कि मोदी सरकार ने 29 श्रम कानूनों को बदल दिया है और अब केवल 4 श्रम कोड बचे हैं। इनमें 3 पुराने कानून लागू रहेंगे। ये सभी बिल इसी सत्र में संसद में पेश होने वाले हैं। दिल्ली से मनीष शुक्ला और विशाल पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कृषि सुधार से जुड़े 2 बिल पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से जी न्यूज ने खास बातचीत की है। उन्होंने इस बिल के फायदे अन्नदाताओं को बताए। इसके अलावा विपक्ष की सियासत पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। सर, जेपी नड्डा ने उसी वक्त बीजेपी के अध्यक्ष ने कहा कि आज किसानों को शोषण से आजादी मिली है। कहीं ना कहीं आज का दिन है वो शोषण से आजादी का दिन है। आजादी के इक्विवेलेंट बताया आज के दिन को खुद बीजेपी अध्यक्ष ने। आपने भी इसे बहुत ऐतिहासिक बताया, लेकिन विपक्ष को लग रहा है कि लोकतंत्र का काला दिन है। कांग्रेस के इतिहास से हम परिचित हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस के राज में किसान दुरावस्था का शिकार रहा। आज बिचौलियों की समाप्ति हो गई है और किसान का पेमेंट 3 दिन के भीतर हो, यह विधेयक इस बात का प्रावधान करता है। अभी व्यापारी एक मंडी में काम करता था, अब व्यापारी देश भर में कहीं भी ट्रेड में भाग ले सकता है। एक ये कि एमएसपी सिस्टम रहेगा, गवर्नमेंट की खरीद चलती रहेगी, उसका कोई नुकसान नहीं होगा, जो कि विपक्ष कह रहा था एमएसपी चला जाएगा। नंबर 1, मैंने लोकसभा के फ्लोर पर भी और आज राज्यसभा के फ्लोर पर भी पूरे देश के किसानों को कहा है, एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी पर खरीद होती रहेगी।
कांग्रेस के दुष्प्रचार में किसी को आने की आवश्यकता नहीं है। आज कांग्रेस ने राज्यसभा में जो कृत्य किया वह अप्रजातांत्रिक है, लोकतंत्र के नाम पर काला धब्बा है। तो किसानों के हिस्से जुड़े 2 बिलों के फायदे तो हम आपको लगातार बता रहे हैं। यहाँ पर हम आपको श्रम क्रांति से जुड़ी विशेष जानकारी देने जा रहे हैं, जिससे देश के 50 करोड़ मजदूर तबके को फायदा होगा। नए संशोधन के मुताबिक कंपनियों को काम करने के लिए सुरक्षित वातावरण देना होगा, कर्मचारियों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि कंपनियों को कैंटीन की सुविधा भी देनी होगी, कंपनियों को क्रैच सुविधा भी देनी होगी। इसके अलावा हर मजदूर कर्मचारी को नियुक्ति पत्र देना होगा। हादसे में मौत पर जुर्माने की 50% राशि मिलेगी। ये राशि मुआवजे के अतिरिक्त होगी। प्रवासी मजदूरों को सालाना घर जाने के लिए भत्ता भी देना होगा। और साथ ही आपको ये भी बता देते हैं, देखिए जो एक एक करके इन्फॉर्मेशन आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको श्रम क्रांति से मजदूरों को क्या फायदा है वो आपको बताने की कोशिश करें। तो सालाना घर जाने का भत्ता, इसके अलावा प्रवासी मजदूर जहां काम करेंगे वहीं उन्हें राशन भी मिलेगा। इसके अलावा महिलाओं को सभी क्षेत्रों में काम करने की इजाजत होगी। 18,000 रुपए वेतन पाने वाले कर्मचारी वर्कर की श्रेणी में होंगे। ये बहुत अहम है। कर्मचारियों को निकालने पर 15 दिन का वेतन भी देना होगा। 20 से अधिक श्रमिकों वाले संस्थान EPFO की कवरेज में आएंगे। जाहिर तौर पर इससे मजदूरों को फायदा होगा। 15,000 न्यूनतम वेतन तय करने की भी संभावना है। तो न्यूनतम वेतन, मिनिमम सैलरी 15,000 तय करने की भी संभावना है। और यहां पर आपको ये भी बता देते हैं कि कांग्रेस के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे हैं कि अब याचना नहीं, ऋण होगा। दरअसल वो किसानों से जुड़े हुए जो 2 बिल हैं उनके संदर्भ में ये बात कह रहे थे। माई संडे की चौथी बड़ी स्टोरी बॉलीवुड की गंदी थाली से जुड़ी है। बॉलीवुड में एक बार फिर से मी टू का जिन बाहर आ गया है। इस बार डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर मी टू के आरोप लगे हैं। अनुराग कश्यप पर एक्टर पायल घोष ने मी टू के आरोप लगाए हैं। वो कल पुलिस थाने जाकर अनुराग कश्यप के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकती हैं। और इन आरोपों पर जी न्यूज ने अनुराग कश्यप से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन वो सामने नहीं आए। ट्विटर पर हालांकि उन्होंने इन आरोपों को खारिज किया है, लेकिन सवाल यह है कि बॉलीवुड में डर्टी पिक्चर के डायरेक्टर हैं कि अनुराग कश्यप। सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई मी टू पर कैसे आ गई? बॉलीवुड में आपने क्या कुछ नहीं देख लिया। नेपोटिज्म देखा, नशा देखा, धुआं देखा, सुशांत की मौत देखी, रिया की साजिशें देखी, कंगना का घर टूटते देखा, संसद के अंदर बॉलीवुड की थाली में छेद होते देखा। अब बॉलीवुड में मी टू का जिन भी बाहर निकल आया है और इस बार मी टू का आरोप फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर लगा है। मैं उनके घर पे मिलने गई थी और उन्होंने मेरे साथ जो बिहेव किया वो अनएक्सेप्टेबल था। मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील करवाया। और क्योंकि ये 2014-15 की बात है, लेकिन मुझे अभी भी ये चीज़ हॉर्न करता है। मैं बहुत बार बोलने की कोशिश की, लेकिन मुझे मेरे घर से बोलने नहीं दिया, मेरे फ्रेंड्स फैमिली लोग नहीं बोलने दिया। एक्टर पायल घोष ने अनुराग कश्यप के कथित पुराने पाप को उजागर किया तो जी न्यूज ने मुंबई में अनुराग कश्यप का पक्ष जानने की कोशिश की। अनुराग कश्यप को कई बार फोन और मैसेज किए, लेकिन वो जवाब देने के लिए सामने नहीं आए। एक्ट्रेस पायल घोष के आरोपों के बाद जी मीडिया ने लगातार अनुराग कश्यप से संपर्क करने की कोशिश की। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, पर लगातार अनुराग कश्यप का जो फोन है वो स्विच ऑफ आ रहा है। हमने उनको टेक्स्ट मैसेजेस भी भेजे, पर अनुराग कश्यप का कोई रिप्लाई नहीं आया। अनुराग कश्यप हमेशा की तरह ट्विटर पर नजर आए और यहां आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि अभी तो ये शुरुआत है, उन पर अभी आक्रमण और होने वाले हैं। अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल,
और चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां-कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं। इंतजार है। उनके जो आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का भी तय कर लिया है। हम अभी कल पोशीवारा पुलिस थाने में जाके इनकी शिकायत दर्ज करेंगे। आज हम लोग के डिस्कशन चालू है, पेपर वर्क चालू है। ये पेपर होने के बाद हम लोग कल जाएंगे। अनुराग कश्यप कुछ भी सफाई दें, लेकिन मी टू के आरोप गंभीर हैं और अनुराग कश्यप के खिलाफ म्यान से तलवार मणिकर्णिका यानी कंगना रनौत ने भी खींच ली है। जो पायल ने कहा वो सब मेरे साथ भी हुआ है, पर मैंने अपनी लड़ाई अपने तरीके से लड़ी है। मुझे #MeToo की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनुराग कश्यप के खिलाफ एक तरफ पायल घोष को इंसाफ दिलाने की आवाजें उठ रही हैं, तो मी टू के आरोपों पर भी अब बॉलीवुड बढ़ता दिख रहा है। अनुराग जैसा महिलावादी इंसान मैंने अब तक नहीं देखा। जल्द ही महिला सशक्तिकरण पर बनने वाली किसी फिल्म के सेट पर मिलेंगे। बात कहां से शुरू हुई थी और अब कहां पर आ चुकी है। सुशांत की मौत 14 जून को हुई। तब से बॉलीवुड में नेपोटिज्म से लेकर ड्रग्स साजिश, थाली और अब मी टू पर बहस हो रही है। लेकिन सुशांत के परिवार को न्याय मिले, इस पर चर्चा कम ही होती है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं, बॉलीवुड के पाताल लोक में ड्रग्स और यौन शोषण है। क्या अनुराग कश्यप गैंग्स ऑफ मी टू के डायरेक्टर हैं? बॉलीवुड का रिया गैंग मी टू पर खामोश क्यों है? और बॉलीवुड की थाली को गंदा किसने किया? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.